नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि रात के 8 बज चुके हैं। यानी वक्त हो गया है सवालों का, सच का, सियासत का और उस बयान का जिसने देश की राजनीति को एक बार फिर से झकझोर दिया है। आज की बहस कोई आम बहस नहीं है। आज का मुद्दा सिर्फ एक शहर का नहीं, सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि देश की आत्मा, समाज की दिशा और राजनीति की जिम्मेदारी का सवाल है। आज हम बात करेंगे संभल की एक ऐसे नाम की जो नवंबर 2024 के बाद से लगातार सुर्खियों में है। याद कीजिए, नवंबर 2024 शाही जामा मस्जिद का एएसआई सर्वे और फिर संभल की सड़कों पर हिंसा, आग, पत्थर, तनाव और डर। तब से संभल सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो बन गया है राजनीतिक बहस का केंद्र। लेकिन आज संभल फिर चर्चा में है और इस बार वजह हिंसा नहीं बल्कि एक बयान है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता मामलुकुर रहमान बर्क, उनका एक बयान, एक ऐसा बयान जिसे समर्थक कह रहे हैं कि यह सच्चाई की आवाज है और विरोधी कह रहे हैं कि यह एक खतरनाक भड़काऊ राजनीति है। मामलुकुर रहमान बर्क ने कहा है कि इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, कि मस्जिदें और मदरसे तोड़े जा रहे हैं, कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा हो रहा है, कि मॉब लिंचिंग इस वक्त बढ़ रही है, रेप और हिंसा ने समाज की नींव हिला दी है। ये सिर्फ आरोप नहीं थे, ये सिर्फ बयान नहीं थे, ये एक चेतावनी थी और उस चेतावनी को उन्होंने एक शेरो शायरी के जरिए और तीखा बना दिया। हमारी बर्बादी पर मत हंसो ए बाग के रहने वालों, एक दिन कयामत का दिन तुम्हारे सिर पर भी आएगा। बस यहीं से सियासत में भूचाल आ गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या डर की आवाज है या समाज को डराने की कोशिश है? क्या ये हक की बात है या आग में घी डालने वाली ये साजिश है, राजनीति है? लेकिन रुकिए, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 19 दिसंबर 2024 संभल का नखासा थाना मामलुकुर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने का मामला दर्ज होता है। वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब सरकार बदलेगी तो बिजली कर्मचारियों को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब सवाल और गहरे हो जाते हैं। क्या ये भाषा एक जननेता की हो सकती है? क्या सत्ता बदलने की धमकी लोकतंत्र है? या क्या ये बयान समाज को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? आज की बहस में हम पूछेंगे वो सवाल जो शायद अब तक टाले जाते रहे हैं। क्या मुसलमान सच में असुरक्षित है? क्या वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे बढ़े हैं? क्या ऐसे बयानों पर डर पैदा करते हैं? और क्या राजनीति अब चेतावनी की भाषा बोल रही है? ये बहस सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं है, ये बहस एक सोच पर है, एक राजनीतिक पर है, एक दिशा पर है। तो आज हम करेंगे सीधी, तीखी और बेबाक बहस, क्योंकि सवाल बड़ा है, चेतावनी या भड़काऊ राजनीति। लेकिन उससे पहले आप खुद सुनिए सपा नेता मामलुकुर रहमान बर्क का वो बयान जिसने सियासत में आग लगा दी है। हमारी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ ए चमन वालो, गुजरनी एक दिन तुम्हारे भी सर से कयामत है। आज तो वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और हमारी बर्बादियों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। हमारी मसाजिद पे, मदारिस पे, वक्फ बोर्ड की इमलाक पे कब्जा किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है और बलात्कार हो रहे हैं। तो बहरहाल हमारी बर्बादियों पे जो आज मुस्कुरा रहे हैं और जो हंस रहे हैं और जो आज हमको कमज़ोर समझ रहे हैं, कल ये हो सकता है उनको भी इस मतलब ये है ऐसे हालात का सामना करना। ऐसे लोग समझ लें कि योगी जी का शासन है, इसमें गलत कुछ नहीं होगा और गलत करने वाला बच नहीं पाएगा। अन्याय किसी के साथ नहीं, पर न्याय को रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ये साबित कर रहा है कि कानून का शासन चल रहा है। और जब कानून का शासन चल रहा है तो बेईमानों को दिक्कत हो रही है, उनको दर्द हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, उनको कुंठा हो रही है। और ख़ासतौर से बर्क फैमिली की तो हालत ये हो गई है कि इन्होंने तो एक तरह का अभियान छेड़ दिया है समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, कानून के खिलाफ, और पूरी तरह से अपनी मनमानी करने का ठेका इन्होंने ले लिया है। अब इनके गलत कामों की पोल खुल रही है और कार्रवाई हो रही है तो इनको दर्द हो रहा है। जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, दलितों, महिलाओं को निशाना बनाकर मारा जा रहा है और अब तो मस्जिदें तोड़ने के बाद मंदिरों को तोड़ने की शुरुआत हो गई। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सनक चढ़ी हुई है, सत्ता का अहंकार है उनको, वो कुछ भी करना चाहते हैं। देश देख रहा है, जनता देख रही है। ये अहंकार जिस तरीके से 2024 में बीजेपी का टूटा है और सरकार मोदी जी की जो अल्पमत में आई है 240 सीटों पर, 27 में उत्तर प्रदेश से विदाई होगी और इस अहंकार का 29 में सफाया होगा। जरूर कोई बात। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी बहस के कुछ बड़े सवाल भी हैं जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे जो बयानबाजी हुई है इसका क्या नतीजा निकल सकता है और क्या बड़े सवाल यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। कि क्या संभल सांसद के पिता किसे डरा रहे हैं? शांत हुए संभल को क्या यह फिर से सुलगाने की साजिश है? क्या बड़े वाले वर्ग किसे धमका रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है जो दर्शकों के लिए भी जानना और समझना बेहद जरूरी है कि जो अभी पूरी जानकारी हमने आपको दी है उसका क्या तर्क निकलता है और क्या उसको लेकर जो सवाल है वो क्या कहते हैं। बर्क ने मुस्लिमों को भड़काया, तो आखिर ये स्क्रिप्ट किसकी है? संभल सांसद के पिता आखिर किसे डरा रहे हैं? शांत हुए संभल को क्या एक बार फिर से सुलगाने की साजिश है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। जेपी लोहिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। विष्णुदास महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। सूफी कौसर मजवीरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी एसोसिएशन के। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे ये पूरा जो मैटर है, जो ये पूरा मामला है, ये समझना चाहूंगी, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं बर्क साहब? क्या एक बार फिर से वो संभल को एक बार फिर से उसी हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? शांत संभल को एक बार फिर से जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया है, शांत संभल में एक बार फिर से हलचल मच सकती है? के ऊपर उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे, उनके ऊपर भी उंगलियां उठी थी। साथ ही साथ वहां के समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर उनके बेटे पर सवाल उठे थे। और उस वक्त भी एसआईटी ने इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट भी दी थी, जिसमें कई गंभीर बातें निकलकर सामने आई थी। अब दोबारा से इस तरह की बातें कहना, बर्क फैमिली की तरफ से, वो भी उनके जो सांसद है बर्क, उनके पिता की तरफ से बात कहना, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कुछ नया शुरू होने वाला है, या फिर बीते दिनों संभल में बहुत वक्त हो चुका है किसी तरह की राजनीतिक गहमा गहमी का। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वाले या फिर इस तरह के भड़काऊ बातें कहने वाले, जिससे आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरता है या इस तरह की कोई हिंसा की शक्ल दे देता है उसको, ऐसे लोगों को एक बड़ा सबक मिला है। लेकिन अब बर्क साहब की तरफ से कही गई ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि कोई एक राजनीतिक लग रहा है कोई बात फिर से शुरू हो रही है, और उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया दे डाली है। लेकिन हाँ, राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, मुसलमानों की बात कही है, ये कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तमाम तरीके की बात कहते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, उनकी ये बात किस तरह से और किस तरह से आगे देखी और समझी जाएगी, ये एक बड़ी बात है। और ऐसे नाजुक वक्त पर इस तरह की बात कह देना कि पूरे देश में ही इस तरह से हो रहा है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। और उनकी तरफ से जो जिम्मेदार हैं, इतने जिम्मेदार हैं, उनके पिता और उनका बेटे सांसद हैं, उनकी तरफ से ये बात कहना, खासतौर पर राजनीतिक तौर पर, तो अब टिप्पणियों का दौर शुरू ही होगा इस जी बात पर। बिल्कुल अभिषेक, चूंकि इस परिवार की अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो इस तरह के बयानबाजियों से, इस तरह के विवादों से इस परिवार का बहुत पुराना नाता है। संभल में जब हिंसा होती है तब हम देखते हैं कि वहां पर किस तरह से ये पूरा बर्क परिवार बिजली विभाग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये तक कहा जाता है कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली विभाग को बर्बाद कर दिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर प्रशासनिक जो विभाग है, जो प्रशासनिक अमला है, उस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। कौसर साहब, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ इस पूरी चर्चा की। आपको भी वाकई लगता है उत्तर प्रदेश में, देश की बात छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? क्या जो योजनाएं हिंदुओं के लिए है वो योजनाएं मुसलमानों के लिए नहीं हैं, उन्हें अलग थलग कर दिया गया है?
जैसा बर्क साहब अभी बयान दे रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गंभीर चर्चा में हमको आमंत्रित किया, उसके लिए जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद। और हमारे जितने भी साथी पैनलिस्ट हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं मैं जो बात कहूंगा इसको सभी लोग जो है वो तल्लीनता के साथ सुनेंगे। जी। देखिए, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमानों को किसी भी तरीके का कोई मतलब उनके धार्मिक अनुष्ठान करने पर, उनकी नमाज पढ़ने पर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। मैं आपको एक बड़ी गंभीर बात बताना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका मुसलमानों के लिए बड़ा अहम मर्तबा है, बड़ा अहम स्थान है, उनकी मजार शरीफ पर मदीना में कोई भी मुसलमान जा करके हाथ बांध करके या नबी सलाम अलैका नहीं कह सकता है। अगर कहेगा तो उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाएंगे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई मुसलमान खड़े होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर सलाम पढ़ता है तो उसको कहीं नहीं रोका जाता है। तो देखिए, जिस तरीके की ये बात उठाई जा रही है, ये निहायत बेवकूफ़ी भरी बात है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों को मोहरा बनाते हैं और मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते हैं। ऐसे लोगों से मुस्लिम समाज को खास तौर से सावधान रहना चाहिए। और एक बड़ी गंभीर बात मैं आपको साथ में जोड़ देना चाहता हूं, ये हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान, हमारा अजीम, हमारे बुजुर्गों की अजीम निशानियों की पहचान हिंदुस्तान, ये वो मुल्क है जो 1947 में इस मुल्क को मजहब के एतबार से तकसीम किया गया था, धर्म के एतबार से तकसीम किया गया था और कहा गया था कि जो बनेगा पाकिस्तान वो मुसलमानों के लिए, तो बाकी हिस्सा बचेगा हिंदुओं के लिए। तो हमारे उस वक्त के जो हमारे हिंदू बुजुर्ग थे, वो चाहते तो इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस देश में जो मुसलमान रह गए थे उनको गले से लगाया और गले से लगाने के बाद उनको बराबरी का अधिकार दिया। आज ये पोजीशन है कि 1947 से लेकर के आज तक न जाने कितने राष्ट्रपति मुसलमान हुए, उपराष्ट्रपति मुसलमान हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुसलमान हुए, हाई कोर्ट के जजेस मुसलमान हुए और न जाने कितने राज्यपाल मुसलमान हुए, यहाँ तक कि देश में गृह मंत्री भी मुसलमान बना। तो ये लोगों को होश की दवा लेनी चाहिए जो मुसलमानों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि प्रदेश में और देश में मुसलमान महफूज नहीं है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है तो पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान महफूज नहीं है। बिल्कुल कौसर साहब, ये जो आपने ये लाइन कही है, मुझे लगता है ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो ये कहते हैं कि हमारे देश में तानाशाही है, हमारे देश में धर्म देखकर राजनीति होती है, धर्म देखकर यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, धर्म देखकर यहाँ पर योजनाएं चलाई जाती हैं और धर्म देखकर मस्जिद, मदरसे, इन तमाम जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। अतुल यादव साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आखिर कहना क्या चाहते हैं बर्क साहब? क्योंकि इस परिवार का विवादों से बहुत पुराना नाता है। बात करें शफीकुर रहमान साहब की, तो उन्होंने भी एक बार ऐसा ही एक बयान दिया था कि बाबरी हमारे सीने में महफूज है, ये किसी को भूलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अभी बड़े बर्क साहब का भी ये बयान सामने आ रहा है। उसके अलावा जो सपा सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनका भी इस तरह से कई बार बयान सामने आ चुका है। जैसा कि अभी कौसर साहब ने कहा कि ये सिर्फ भोले भाले मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, जैसा अभी तौकीर रजा ने भी किया था। हिंसा हुई, आखिर क्या नतीजा निकलकर सामने आया? कुछ नहीं, बस अपनी राजनीतिक मंशा को पूरी करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। आज अगर आप डिबेट कर रहे हैं ना, तो वो हमारे सांसद साहब के पिता, कि सांसद साहब अलग हैं, उनके पिता का भी अपना अस्तित्व होगा, वो भी तो देश के नागरिक हैं। एक चीज, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकता है। बात रखने का हम सबको अधिकार है। जिस प्रकार से आप चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से हम सभी के समक्ष बात रख रही हैं, हम भी आपके समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही तो रख रहे हैं। अगर किसी की बात रखने का तरीका अलग हो सकता है और उसका व्याख्यान अलग हो सकता है, लेकिन हम किसी को अपनी बात रखने का मतलब वो कोई बात ही ना रख पाए या कोई बात ही ना कोई कह पाए, तो ये डर भी नहीं होना चाहिए।
हमें सोचना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हम स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। अपनी क्या किसी मुसलमान के द्वारा अपनी बात रख दी गई, ठीक है, बात रखी गई है, उसकी व्याख्या अनेकों प्रकार से करी जा सकती है और कर भी रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आपका चैनल ही कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी समस्याएं हैं, प्रयागराज में वहां पर एक लाठीचार्ज हो गई, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर नहीं बनारस में और प्रयागराज में कल एक हिंदू धर्मगुरु कह लो या स्वामी, इतने बड़े वो स्वामी हैं, और क्या अभिमुक्तासन जो है उनके द्वारा कल क्या वहां पर जब गंगा स्नान के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए जा रहे थे, तब सनातन का अपमान वाली बात तब स्थिति क्या बनी। हमें ये देखना पड़ेगा, हम लोकतांत्रिक देश में हैं और हमारी जिम्मेदारी बड़ी होती है, हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हाँ, मैं मानता हूं कि हम सबको अब लोकतांत्रिक चीजों को हम लोकतांत्रिक तरीके से रखें। और एक चीज और भी बता देते हैं कि अभी हमारे इस पैनल पर एक वरिष्ठ साथी के द्वारा कहा जा रहा है, क्या देश में इस समय एक भय का माहौल व्याप्त नहीं किया गया? कहीं ना कहीं कुछ तो व्याप्त है, लोग डरते हैं। हम भी आपके चैनल बैठते हैं तो हम अपनी पार्टी की बात रखते हैं। अगर क्या लखनऊ में हमारे प्रवक्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है? चलिए, कोई बात हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीजें ऐसी हैं कि इस समय एक पार्टी क्या निरंकुश होकर के कोई कुछ कह देता तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करा देती? क्या बोलने की आजादी छीनी नहीं जा रही है? क्या ये प्रक्रियाएं हो नहीं रही? क्या देश में ऐसी प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं? अगर आपके चैनल के द्वारा कुछ ऐसा कर दिया जाए तो अभी आपके ऊपर और जितने हम लोग बैठे हैं सबके ऊपर मुकदमे दर्ज होने की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, ठीक है अतुल यादव जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। और आपने जब जितनी भी बातें कही हैं उनमें से 4 पॉइंट मैंने ऐसे निकाले हैं जिन पर मैं आपसे जवाब भी लूंगी और कुछ मेरे भी तर्क होंगे जो मैं यहाँ पर रखूंगी। लेकिन उसके पहले आपकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता हैं अमित जी, उनका एक बयान मैं एक बार यहाँ पर सबको सुनवाना चाहूंगी, उसके बाद मैं वापस चर्चा पर आऊंगी। देश में और उत्तर प्रदेश में विशेषकर संस्थानिक तरीके से कैसे मुसलमानों को, एक बड़ी आबादी को जेल में रखा जा रहा है, मुसलमानों की मकानों को, इबादत गाहों को बुलडोज करने का काम, उनके ऊपर गैंगस्टर के तहत थानेवार, उनके बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने का काम, उनके जो भी कारोबार थे बदोई में, कानपुर में, उन्नाव में, फिरोजाबाद में, मुरादाबाद में, टैरिफ के बाद वो सारे कारोबार, उसकी कमर टूट गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भाजपा की सरकार में मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आज उत्तर प्रदेश में जी रहा है। तो अभी आपने ये बयान सुना, समाजवादी प्रवक्ता हैं आमिक जामी, जिन्होंने ये कहा है कि ये मुस्लिम समाज के लोगों को जेल में रखा जा रहा है, उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी जेपी लोहिया साहब, लेकिन मैं यहाँ पर 2 पॉइंट, जैसा मैंने पहले कहा था कि अतुल यादव जी ने यहाँ पर जो बातें कही हैं उनमें से 4 पॉइंट निकल के सामने आते। पहला जो उन्होंने कहा कि बर्क साहब ने जो बयान दिया है वो लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का हक है। बिल्कुल सबको अपनी बात रखने का हक है। तो फिर यहाँ पर तो सर विरोधाभास वाली बात हो गई ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, दूसरी तरफ बर्क साहब खुलेआम लोकतंत्र का सहारा लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज, लोकतंत्र में क्या बोलना है, किसको कैसे बोलना है, ये चीज वहां पर नहीं है। लेकिन अगर आप जो बयान दे रहे हैं उस बयान से अगर हिंसा भड़क सकती है, उस बयान से लोग डाइवर्ट हो सकते हैं, उस बयान से किसी तरह से राजनीतिक अगर आप फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को इस तरह से बयान देने से बचने की जरूरत है। तौकीर रजा साहब ने इसी तरह से बयान दिया था, भीड़ इकट्ठा कर ली, क्या हुआ उसका नतीजा? सिर फूटे भोले भाले मुस्लिमों का। उसके बाद फिर अगर उनके ही खिलाफ कार्रवाई हुई है तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि यहां पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अरे अभी आपने कौसर साहब को भी सुना होगा, क्या उनसे ज्यादा आप समझ पा रहे हैं इस्लाम को? जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान को खतरा नहीं है, अगर वो भारत में रहकर सुरक्षित नहीं है तो फिर उसके लिए कोई देश सुरक्षित नहीं है। अब बाकी देशों की स्थिति देख लीजिए, किस तरह की स्थिति है वहां पे। लोग अपने हक के लिए, लोग अपने अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है ना सर।
जो योजना हिंदुओं के लिए है वही योजना मुसलमानों के लिए है। अब अगर कोई अपराधी निकल रहा है, अपराधी प्रवृत्ति का कोई शख्स है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो कार्रवाई तो बराबर की होगी ना सर। ऐसा नहीं, आपने कहा कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, तो मंदिरें भी तो टूटी है ना सर। जाके आप देख लीजिए विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना है कितनी मंदिरें जमींदोज हुई है। मैंने आपसे नहीं अतुल यादव साहब, फिर वही चीज। आपने इतना नाम बताया उनका प्रवक्ता का कि अमित जी, पूरा नाम बताइए ना। मैं आमिर जामी सर, अभी आपने सुना, आमिर जामी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुन तो लीजिए, आपने अब सही बोला, आपने अमित जी बोला था, ठीक है। तो देखिए, मैं आपके चैनल पर लगातार बैठता हूं, आपके साथ बैठता हूं, मैंने क्या जवाब दिया? हम एक लोकतांत्रिक देश में, हमारी शब्दावली लोकतांत्रिक होनी चाहिए, यही तो मैंने स्टार्ट किया कि नहीं किया, सही बताइएगा। तो मैं वही तो कह रही हूं ना सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी शब्दावली लोकतांत्रिक होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप ही लोग हैं सर जो ये कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। दोनों बातें तो आप कह रहे हैं कि वो अपने लोकतंत्र का अधिकार है, कौन क्या बोलना चाह रहा है। हमने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में हमें बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन सर बात ऐसी होनी चाहिए ना कि उससे हिंसा ना भड़के, बात ऐसी होनी चाहिए कि उससे हिंसा ना भड़के, और हिंसा भड़केगी अगर बर्क साहब की बातों से इन्फ्लुएंस होके लोग सड़कों पर आ जाते हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, लाठीचार्ज अगर होता है, तो फिर आप लोग छाती पीटना शुरू कर देंगे, फिर आप लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि कार्रवाई तो मुस्लिमों के खिलाफ हो रही है, टारगेटेड कार्रवाई हो रही है, धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है। ये चीजें मत करिए सर, ये चीजें मत करिए। भोले भाले मुस्लिमों को आगे रख के उनके कंधे पर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है सर, उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने की जरूरत नहीं है, मत करिए, ये चीजें बंद कर दीजिए। बर्क साहब ने भी ये चीजें करी हैं, उसके बाद तौकीर रज़ा साहब ने भी इस तरह की चीजें की हैं, आज वो इसका अंजाम भुगत रहे हैं सर। सुन लीजिए, फिर जिन प्रवक्ता जी के द्वारा हमारी पार्टी के सम्मानित बात रखी गई, तो उन्हीं को डिबेट में बुला करके उन्हीं से पूछ दीजिएगा, जब आपको मुझे सुनना ही नहीं है। अरे मैं सुन रही हूँ सर, अभी पूरा समय मैंने आप ही को दिया, 2.5 से 3 मिनट मैंने अभी आप ही को सुना। मैंने कहा भी था कि ये बयान, ये प्रवक्ताओं जो है उनका, मैं आपको ये बयान सुनवाने के बाद आपके 4 पॉइंट्स है जिन पर मैं बात रखूंगी। चलिए ठीक है, मैंने आपको बहुत पेशेंस के साथ सुना सर, आप मुझे 1 मिनट भी नहीं सुन पाए। जेपी लोहिया साहब, बार बार धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है, ये चीजें क्यों उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ बार बार निकल के सामने आ रही हैं कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है? अपूर्वा जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट एक बात करना चाहता हूं कि जो समाजवादियों का जो एजेंडा है, ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। देखिए, जहां एक तरफ हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है और संविधान के अंतर्गत कानून से चलता है, कानून के खिलाफ तो जाने की इजाजत किसी को नहीं है। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक बात रखने का अधिकार हम सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, और जितने साथी पैनल पर बैठे हैं सबको है, देश की सारी जनता को है। लेकिन कानून से बाहर, लोकतांत्रिक रूपरेखा और संविधान से बाहर जाकर के अगर आप बात करेंगे, तो मुझे लगता है तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक और होना भी चाहिए। अब आता हूं मैं आपकी बात पर। जिस प्रकार के समाजवादी के लोग इस उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी सरकार में जिस प्रकार से शांति स्थापित हुई है, जिस प्रकार से कोई दंगा नहीं होता है, और योगी सरकार को वहां के लोग, वहां की जनता सराहना करते हैं, तो समाजवादियों के पेट में दर्द होता है। वो चाहते हैं किसी ना किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समन्वय न बैठे, वहां की जनता आपस में भिड़े। इस प्रकार की बयानबाजी ये लोग करने पर उतारू हैं, क्योंकि ये लोग सत्ता के लालची हैं, सत्ता के भूखे हैं। ये लोग जिस प्रकार से भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। और अपूर्वा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, 1 मिनट आप मुझे एक भी वैध ऐसी मस्जिद बता दीजिए पूरे भारत में जिसको कि कहीं से नुकसान हो गया हो, एक मस्जिद बता दीजिए जो वैध हो और उसको किसी प्रकार से कहीं नुकसान पहुंचा हो। मेरी तो जानकारी में कोई ऐसी वैध मस्जिद नहीं है जहां पर की कोई गलत कार्रवाई की गई हो। ये जिस प्रकार का एजेंडा उत्तर प्रदेश में चलाना चाहते हैं, वो चलने वाला नहीं है। योगी जी की सरकार वहां पर बहुत अच्छे से चल रही है, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। अगर राशन हिंदू को मिलता है तो राशन मुस्लिम को भी मिलता है, सिख को भी मिलता है, ईसाई को भी मिलता है, पारसी को भी मिलता है, जैन को भी मिलता है, दलित को भी मिलता है, सबको मिलता है। अगर वहां घर किसी गरीब को मिल रहा है तो ना उसमें हिंदू देखा जाता है, ना उसमें मुस्लिम देखा जाता है, सामान्य रूप से सभी को वहां पर घर मिलने की प्रक्रिया है। तो इसमें
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक, मैं आपको बड़े स्वाभिमान के साथ इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। अब अगर ये बात समाजवादी अगर इस प्रकार की बात करेंगे और अगर हम लोग उसका जवाब देंगे तो ये लोग उसको हिंदू मुस्लिम में तब्दील करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो बिजली चोर हैं वो किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार से भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। और इस प्रकार से भड़काने का अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा चलेगा, कानून अपना काम करेगा और कानून के तहत जो भी कार्रवाई उसमें होगी वो की जाएगी। आज समाजवादियों के पेट में बहुत बड़ा दर्द हो जाएगा। अभी सूफी जी हमारे बैठे थे, बहुत अच्छी बात कही, मैं इस्तकबाल करता हूं सूफी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देश के अंदर किसी को भी ना डरने की जरूरत है, ना कोई डरा है, ना कोई डरेगा। भारत लोकतांत्रिक देश है और बहुत अच्छे तरीके से भारत के अंदर मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है और समन्वय बैठा करके सबके लिए अच्छा सोचने का, देश को सर्वप्रथम मानकर देश की भलाई के लिए काम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये समाजवादियों की तरफ से जो एजेंडा फैलाया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। ठीक है लोहिया साहब, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज ये कि माइनॉरिटीज के कंधे पर इस तरह से बंदूक रख के चलाने की जरूरत नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं है मुस्लिम समुदाय। दूसरी चीज, जैसा कि बर्क साहब ने एक बार पहले भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो बिजली विभाग को बर्बाद कर दूंगा। अब उनका ये जो बयान है ये क्या कहता है कि सत्ता बदलेगी तो फिर हम सब कुछ बदल के रख देंगे, जो हमारे खिलाफ अभी काम कर रहे हैं या जो हमारे लिए इस वक्त मुसीबत खड़ी कर रहे हैं हम उनको बर्बाद कर देंगे, ये कहना चाह रहे थे बर्क साहब। मॉब लिंचिंग का मुद्दा उन्होंने उठाया। अतुल यादव जी, मैं आपसे ये सवाल लूंगी, लेकिन पहले महाराज जी से भी एक सवाल यहां पर ले लेते हैं। आप सब जवाब तैयार रखिएगा। अखलाक केस में समाजवादी पार्टी ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसका जवाब तैयार रखिएगा। मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया था बर्क साहब ने। महाराज जी, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, हम देश की बात नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि मुस्लिमों को डर के रहने की जरूरत है? वो डर के रह रहे हैं, उनके खिलाफ ही सिर्फ कार्रवाई हो रही है? अगर किसी का मकान अवैध तरीके से बना है तो क्या हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? उनके घरों को नहीं गिराया जा रहा है? देखिए, जब बना तो उस वक्त भी ये चीजें सामने आई थी। हमारे मुसलमान जो हैं भाई, वो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं और ऐसे लोगों के भड़काने से भड़कने वाले नहीं हैं। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाला तब से उत्तर प्रदेश में उत्तम बन रहा है। चाहे वो हमारे सनातन का धाम मंदिर हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई का मस्जिद हो, अगर सुंदरीकरण का काम चल रहा है, विकास का काम चल रहा है, कहीं रास्ते में अवैध मस्जिद आ रहा है, चाहे दरगाह आ रहा हो अवैध, चाहे मंदिर आ रहा हो अवैध, सब उसका गिरा के चौड़ीकरण हो रहा है। अच्छा से काम चल रहा है। कोई मुसलमान भाई उत्तर प्रदेश में डर के नहीं रह रहा है, खुले आम रह रहा है, नमाज अदा रहा है कर, अपने अल्लाह को, अपने खुदा का नाम ले रहा है, 2 रोटी खा रहा है और ठीक से जी रहा है। मगर कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे मौलाना जो केवल मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम रहे हैं कर। ऐसे मौलाना ही केवल उत्तर प्रदेश में भी हिंदू मुस्लिम में दंगा चाहते हैं कराना, इसीलिए इस तरह बयान अभी ही दे रहे हैं। अगर इनकी सत्ता आ गई भविष्य में तो हम तो लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बड़ी दुखद बात है। ऐसे बातों का खंडन मैं करता हूं और ऐसे बात पर रोक लगना चाहिए। हमारे मुसलमान भाई जितना सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है, भारत में है, उतना कहीं पर भी नहीं हो। हर मुसलमान कहता है कि हम योगी जी के राज में खुशी। में आपको बता दूं, गोरखपुर में इतने मुस्लिम रहते हैं और गोरखपुर की बात छोड़िए, हमारे अयोध्या में ही इकबाल अंसारी हैं, बबलू खान हैं, वो हमेशा योगी की तारीफ रहे कर वो कहते हैं कि जब से योगी महाराज आए
तब से गुंडागर्दी माफिया सब सफाया हो गया, मगर कुछ लोगों के कारण केवल मुसलमानों को भड़काते हैं। तो सभी मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि ऐसे लोगों के भड़काने में मत आना। ऐसे लोग भड़काएंगे, आपको तोड़ेंगे, आपके घरों को बर्बाद, आपके विचारधारा और आपको गलत मार्ग पे ले जाएंगे। इसीलिए आप संभल के रहिएगा। मगर मैं इस बयान का बहुत खंडन कर रहा हूं, क्योंकि यह बयान संविधान कानून कहीं पर भी इजाजत नहीं देता। जब हमारे धर्म गुरु अगर कुछ बोलते हैं तो लोग कहने लगते ये महात्मा ऐसा बोला, वो महात्मा ऐसा बोला। ये लोकतंत्र है, मैं मानता हूं लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है, मगर संविधान भी है, कानून भी है। आप ऐसी बात करो जो दूसरे की विपरीत ना हो, समाज की विपरीत ना हो, संविधान कानून के विपरीत नहीं हो। महापुरुष कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो हमारे मुसलमान भाई हैं, मौलाना हैं, बहुत ऐसे हैं जो समाज में लेकर के चलते हैं, भाईचारा का संदेश बना है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो अभी कह रहा था, एक बैठे हुए थे, कह रहे थे कि प्रयागराज में एक साधु को डंडा चलाया गया। कानून सबके लिए है, चाहे कोई संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे फकीर हो, चाहे मौलाना। बिल्कुल महाराज जी, देखिए ये जो मुद्दा आपने उठाया, मैं खुद चाह रही थी कि ये बात आप एक बार अपने मुंह से बोले, ताकि तभी ये चीजें विपक्ष को समझ में आएगी कि कानून यहाँ सबके लिए बराबर है, चाहे वो बर्क साहब हो, चाहे फिर वो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हो। कानून के खिलाफ जाकर, नियम कानून के खिलाफ अगर आप जाकर कोई काम करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिर अब यहाँ पे तो ये धर्म वाला मैटर ही खत्म कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सब अपनी बात रखें, लेकिन उस बात का असर क्या निकलता है? आप अपनी राजनीतिक मंशा को पूरी करने के लिए अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त पे जब संभल में सब कुछ शांत चल रहा है, फिर आप यहां पर ये बयान देते हैं कि एक दिन कयामत आएगी और पता नहीं ना जाने क्या क्या बातें आप कर रहे हैं, तो इसका तो साफ सीधा मतलब है ना कि आप एक बार फिर से संभल में चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। संभल जो अभी शांत हुआ है, जो धीरे धीरे संभल रहा है, वो चीजें वहां पर फिर से खराब हो जाए। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी जिस तरह की ये बयानबाजी हो रही है, टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह का बयान अभी बर्क साहब ने दिया है, संभल जो कि इस वक्त शांत है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जब वहां पर हिंसा हुई, हमने देखा किस तरह से पत्थरबाजी हुई, लोगों की जान गई। अब वहां पर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं बर्क साहब? देखिए, इस बात को हम सब जानते हैं कि जब संभल की घटना हुई थी, काफी दिनों तक माहौल खराब हुआ था, जिसको लेकर तमाम कोशिशें की गई। उस वक्त भी राजनीति ना होने दिया जाए, इसलिए काफी दिनों तक वहां पर धारा 144 लागू थी। वहां पर सामान्य तौर पर भी किसी तरह की मीटिंग्स या कोई पब्लिक एड्रेसिंग करने पर रोक लगाई गई थी। और इन सब चीजों को पूरी तरह सामान्य होने में एक लंबा चौड़ा वक्त लगा है। लोगों ने भी अपना मन बनाया कि वो इस तरह की किसी बात पर आकर प्रतिक्रियात्मक नहीं होंगे। लेकिन फिर से अगर इस तरह का कोई उकसाने वाला बयान होगा या कोई देता हुआ जिम्मेदार व्यक्ति देता हुआ नजर आएगा, वो भी इस तरह के परिवार से जो राजनीतिक तौर पर अच्छा रसूख रखते हैं, और इस तरह की बातें किसी प्रोपेगेंडे की तरह लगती नजर आ रही हैं इस वक्त, जैसा कि राजनीतिक तौर पर भी कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, वो परिवार जिसको लोग मानते हैं या फिर जिनका अच्छा रसूख है वहाँ, वो परिवार अगर इस तरह की बातें ऐसे वक्त पर करता नजर आता है, बल्कि जबकि वो पूर्व में पूरे स्थिति को देख चुका है कि एक थोड़ी सी बात पर क्या से क्या हो गया और लोगों ने उसको किस अंदाज में लिया। उसके बाद मौलाना तौकीर रजा की कही हुई बात पर किस तरह लोग उग्र होकर सड़कों पर उतरे, जिन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे उनके घर तक बात पहुंच जाएगी। और लोगों को शुरुआती दौर में ये बातें समझ में भी नहीं आती, वो बस जिसे मानते हैं उसकी बात को फॉलो करते हैं। और कई बार इस तरह की बातें कहने वाले को भी नहीं पता होता कि इसका अंजाम क्या गुजरेगा आगे चलकर। इस तरह की बातों से जिम्मेदार नेताओं को बचना चाहिए। हम भी देखते रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर ये जो चर्चा हो रही है, ये सीधे तौर पर ये बताती है कि क्या कोई नया प्रोपेगेंडा खड़ा हो रहा है, कोई लॉन्ग रेंज कॉन्स्पिरेसी
को लेकर ये चर्चा शुरू हुई है या फिर कोई नया प्रोपेगेंडा खड़ा हो रहा है इस तरह की बातें कहकर, क्योंकि इस वक्त फिर से इस तरह की बातें कहना या इस तरह की बातों पर ये बातें कहना कि अन्याय हो रहा है, ये फिर से लोगों को भड़काने जैसी बात हो सकती है। बिल्कुल और इस तरह की बातों से जिम्मेदार नेताओं को तो कम से कम बचना बिल्कुल चाहिए। जिम्मेदार नेताओं को बचने की जरूरत है। और वो भी जैसा कि आप कह रहे थे कि बर्क परिवार जो कि रहा है, एक बहुत लंबा राजनीतिक उनका करियर रहा है, राजनीतिक रसूख ऐसे परिवार का है। हमने तौकीर रजा केस में भी हमने देखा था कि लोगों को पहले भड़काया जाता है, असल मुद्दा क्या है वो उनको नहीं बताया जाता है, सिर्फ उनको सड़कों पर उतरने के लिए कह दिया जाता है, 2-4 बातें उनको बता दी जाती है, समझा दिया जाता है, फिर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। फिर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो लोग छाती पीटने लग जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। और अगर आज इस तरह से बर्क साहब जो बयान दे रहे हैं, कल को अगर उनके इस बयान को अलग नजरिए से समझ लिया गया, लोग सड़कों पर उतर आए, लोग अगर इस पूरे विषय को लेकर ये कहने लग जाएं कि हाँ वाकई मुस्लिम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए, फलाना तमाम तरह की बातें अगर करेंगे, तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या बर्क साहब लेंगे अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कौसर साहब, मैं आपसे समझूंगी, ऐसे बयान जब दिए जाते हैं, हालांकि राजनीतिक हस्तियों को, राजनीतिक जो लोग हैं इस तरह के, उनको ऐसे बयान तो पहले देने से बचने की जरूरत है, क्योंकि उनको सुनने वाले, उनको मानने वाले लाखों लोग हैं। और फिर अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं तो क्या वो वाकई मुस्लिमों को सुरक्षित कर रहे हैं या उनको फिर से निशाने पर ला रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये लोग जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ये सारी चीजों को वास्तविकता क्या है, धरातल पे क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानने के बाद भी ये जिस तरीके की बातें करते हैं, वो स्पष्ट बात है कि वो सियासत से, राजनीति से प्रेरित है। देखिए, अभी जो वक्फ की बात आई है, वक्फ की संपत्तियों पर जितना कब्जा जो है माफियाओं ने किया है, उसमें अधिकतर जो है वो मुस्लिम समाज से ही आते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम भी एक मस्जिद से जुड़े हुए हैं। हमारी उस मस्जिद की दुकान पर वो व्यक्ति काबिज है और पिछले 10 साल से उसने किराया नहीं दिया, करीब 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर किराया बाकी है। और एक व्यक्ति है, अभी मस्जिद का जो है पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था, तो लाउड स्पीकर से चंदा वसूला जा रहा था, तो वहां करके उसने उसको रुकवा दिया और धमकी दी कि अगर तुम उसको जो है चंदा करना नहीं बंद करोगे तो हम तुमको अंदर करा देंगे। तो ये इस तरीके की बातें जो करते हैं, तो इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? देखिए, आपराधिक घटनाएं वो हर जगह होती है। ये भारत 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, 1-2 लोग नहीं रहते हैं, तमाम आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद कानून और प्रशासन और शासन उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। अभी हाल में ही एक मुकदमा आया था, उस मुकदमे में न्यायालय ने जो है वो हस्तक्षेप करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये जिन्नावादी मानसिकता के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर संविधान, एक सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान का देश हिंदुस्तान है। यहाँ पर जो फैसले होते हैं मेरिट के आधार पर होते हैं, धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर कोई फैसले न हुए हैं इस देश में और ना भविष्य में होंगे जब तक हमारे देश का संविधान मौजूद है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, इन भड़काऊ मुल्ला मौलवियों के बयानों से बचिए। एक चीज और मैं जोर देना चाहता हूं कि जिस मुल्ला जी का जिक्र हो रहा है बरेली के, जो इस समय जेल के अंदर है, वो तो मुसलमानों को सड़कों पे ला करके, मदरसे के बच्चों को सड़कों पे ला के मरवाने का काम कर रहे थे। और उनके लड़के जो है विदेश में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई लंदन में पढ़ रहा है। तो अब आम मुसलमान के बच्चों को मदरसे में पढ़ा के सड़कों पे ला के कटवा दो और उनसे कमा करके, उनके फितरा और ज़कात ले करके उनके अपने बच्चों को तुम ऑस्ट्रेलिया और लंदन में पढ़ाने जाओ। ये सब चीजें नहीं चलेंगी और मुस्लिम समाज इस चीज को जानने लगा है और अच्छी तरीके से जानने लगा। ठीक है अतुल यादव जी, मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब तो मजीदी साहब ने ही दे दिया है। 2 सवाल यहां पर मेरे हैं। अखलाक केस का मैंने जिक्र किया था, क्या कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने की? 2015 में ये मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके बाद बर्क साहब ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर कब्जे किए जा रहे हैं। तो ये अब तो आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी के दौरान सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले वक्फ बोर्ड मामले में ही आए हैं, वक्फ संपत्तियों के खिलाफ आए हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले। देखिए, जो फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैंने सबसे पहले ही कहा कि हम सब लोकतांत्रिक देश में है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, मैं किसी की बात से सहमत असहमत वाली बात पे जा ही नहीं रहा हूं। अभी मैंने कहा कि हम सब लोकतांत्रिक देश में, हम सबको डराने या
डराने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हम डिबेट में बैठ गए, अच्छी बात है, हम डिबेट कर रहे हैं, हम डिबेट कर सुन भी रहे हैं और आप सुना भी रहे हैं। कभी मैंने आपका चैनल बहुत सम्मानित है। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं। मैं लगातार आपके चैनल को देखता हूं। हिंदू मुस्लिम डिबेट के अलावा कुछ भी आप लोग करने की कोशिश नहीं करते हैं। भले आप लोग बुरा मान रहे हो उस समय पे, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी भी लग जाए। नहीं बिल्कुल बुरी नहीं है सर। हाँ बोलिए। शाम के समय 8 से 9 लोग चाहते हैं कि देश की समस्याओं पे बात हो, प्रदेश की समस्याओं पे बात हो। हम सुबह शाम हर दिन मैं देखता हूं, जब मैं आपके चैनल पर नहीं भी होता हूं तो भी मैं कई बार देखता हूं चेक करके, तभी हिंदू मुस्लिम संबंधी बातें होती रहती हैं। कभी तो ऐसी चीजें ना करें ना सर, ऐसी चीजें ना करें, हम चर्चा ही नहीं करेंगे। काटेगा मत, बात मत काटिएगा। कभी आप मुझे ना उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे बुला लेकर देखा कीजिए, कभी उत्तर प्रदेश की जो किसानों की समस्या है उन पर बुला के बात रखवा लीजिए कीजिए। सिर्फ अगर कोई लोकतांत्रिक देश में कोई बात रखने पे क्या अपराध हो जाती है? अगर तरीका हो सकता है, किसी का गलत हो सकता है, मैं मान सकता हूं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूं आपका सम्मानित चैनल है, मैं आपके चैनल से गुजारिश करता हूं, शाम के समय उत्तर प्रदेश में इतनी सारी समस्याएं हैं, शिक्षा संबंधी है, किसानों की अभी खाद आदि नहीं मिल पाई थी, तब अभी रबी की फसल चल रही है, खाद आदि बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पे बात भी रखवाया कीजिए। अतुल यादव जी, सुन लीजिएगा, कोई शाम के समय ये हिंदू मुस्लिम सुबह शाम हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश की जनता लगभग मार्च में 9 साल हो जाएंगे। आप लोगों की डिबेट देख देख के मैं भी थक चुका हूं। मैं कई बार इस हिंदू मुस्लिम की डिबेट में बैठना भी नहीं चाहता हूं। आपकी बात का अब मैं जवाब देती हूं। सुन लीजिए, आज के बाद सुन लिया सर, मैंने सुन लिया। अब आपकी बात का मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। ये हिंदू मुस्लिम सुबह शाम करने, अब आपकी बात का मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। रुक जाइए अतुल यादव जी, मैंने सुन लिया। कुल मिला के आपकी बात का जो मतलब है वो मैंने समझ लिया सर। सर देखिए, उतना वक्त नहीं दे पाऊंगी मैं, उतना वक्त नहीं दे पाऊंगी, वक्त की लिमिटेशन मेरे साथ भी है सर। रुक जाइए, बाकी मेहमान भी है। अरे रुक जाइए अतुल यादव जी, मैंने सुन लिया सर, मैंने सुन लिया। आपने 3-4 बार सम्मानित चैनल बोल के ऐसा लग रहा है कि आप मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं या आप खुद के बात का कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, बर्क साहब को भी तो ये मुद्दा उठाना चाहिए था ना, वो भी तो उठा सकते थे, कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं अभी बीच में नहीं अतुल यादव जी, बीच में नहीं। मैंने आपको बहुत पेशेंसफुली मैंने आपकी बात को मैंने सुना। अब आप मुझे कम से कम सर 10 सेकंड तो सुन लीजिए, इतना तो पेशेंस रखिए कि मुझे 10 सेकंड आप सुन लीजिए। आप कह रहे कि हिंदू मुस्लिम सर, मीडिया पर उंगली उठाने से कुछ नहीं हो जाएगा, मुझ पर उंगली उठाने से कुछ नहीं हो जाएगा। यही मुद्दा, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो बर्क साहब भी तो इस पूरे विषय पर अपनी बात रख सकते थे। आप एक तरफ कह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को अपनी बात रखने का हक है, बिल्कुल हक है सर, लेकिन आपकी उस बात का क्या मतलब निकलेगा, आपकी उस बात के बाद क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे, ये भी तो सोच समझ की बात को रखने की जरूरत है। बर्क साहब कोई मामूली राह चलते इंसान तो नहीं है कि बोल के निकल गए, लोग उनकी बात को सुन लिया और अनसुना कर दिया, या एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लाखों लोग उनको सुन रहे हैं सर। कोई अगर उनकी बात का मतलब निकाल के कल सड़कों पर उतर आया, फिर क्या करिएगा आप? फिर अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर सबसे पहले छटपटाहट तो विपक्ष को हो जाएगी, फिर आपका वही एजेंडा शुरू हो जाएगा कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। अरे तो ऐसी बात बर्क साहब भी तो कर सकते थे कि देखिए उत्तर प्रदेश में सब सुरक्षित है, सबको शिक्षा का अधिकार है। वो ये सवाल करे ना पार्टी से, वो ये सवाल करे ना सीएम योगी आदित्यनाथ से। नहीं सुनिएगा, वो भड़काने वाली बातें कर रहे हैं सर। अतुल यादव जी मुझे मत समझाइए, ये आपको समझने की जरूरत है, आपके पार्टी के सर सांसद हैं वो, उनको समझने की जरूरत है। फिर बीच में नहीं अतुल यादव जी, बीच में नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन उस बात का क्या असर निकलेगा, उस बात का नतीजा क्या निकलेगा, उस बात का माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या असर होगा, यह भी समझने की जरूरत है। तौकीर रजा वाला मामला भूल गए, सर फूटे लोगों के, हाथ पैर टूटे लोगों के, उसके बाद छाती पीटना शुरू कर दिया आप लोगों ने कि अरे धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। धर्म देखकर कैसे कार्रवाई नहीं होगी सर? जब सड़कों पर उतरे ही मुस्लिम हैं, हिंसा जब वही कर रहे हैं, उनको भड़काया गया है, तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? आपके घर पे जाकर होगी। चलिए सुनिएगा आप। नहीं अभी नहीं, अभी लोहिया साहब की बारी है सर, अभी रुक जाइए, अभी लोहिया साहब की बारी है। लोहिया साहब, फिर वही बात, मैं घूम फिर के फिर उसी विषय पर आ रही हूं। ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं? बर्क साहब आखिर ये भी तो कह सकते थे ना कि सब सुरक्षित हैं, सबको सबका हक मिले। वो आपकी पार्टी से ये सवाल कर सकते थे
कि स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं या क्यों नहीं माइनॉरिटीज को वो अधिकार मिल पा रहा है, वो हक की बात करें, अधिकार की बात करें। ये सुरक्षा वाले मुद्दे कहां से आ गए? अपूर्वा जी, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि ये समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट है, ये जिसको ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार चल रही है और योगी सरकार कानूनी रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है, लोकतांत्रिक रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता आज बहुत अच्छे से खुश है, वहां कोई परेशान नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब बहुत अच्छे से वहां एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। वहां अगर कोई परेशान है तो केवल और केवल समाजवादी के लोग, वो लोग परेशान हैं, वो सत्ता के लिए छटपटाहट कर रहे हैं, सत्ता के लिए बहुत बुरी तरह से वो छटपटा रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कल को हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? बरक साहब जैसे लोग आज भड़काऊ भाषण देंगे, उसमें हिंसा होगी और ये समाजवादियों को मौका मिलेगा, समाजवादी उस पर रोटियां सेकेंगे। इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। हिंदू मुस्लिम के अलावा भी देखिए, खुद तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, खुद तो इस तरह की भड़काऊ भाषण करते हैं, देते हैं, उसके बाद में फिर ये दूसरे पर आरोप लगाने का काम करते हैं। तो मेरा सीधा सा स्पष्ट तौर पर ये कहना है, मैं तो साहब लोहिया साहब, सुनिए सर, सुनिए। उत्तर प्रदेश में जब अरे भैया सुन लीजिए आप। रुक जाइए अतुल यादव जी, अरे सर इतना उतावलापन ठीक नहीं है सर, रुक जाइए, इतना उतावलापन ठीक नहीं है सर। मुझे लग रहा है पूरी चर्चा के 50 मिनट में सबसे ज्यादा वक्त मैंने आपको दिया है। निकली थी या जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जो पीडीए वर्ग के लोगों का अवसर खा दिया गया, ठीक है। अरे तो ये मुद्दा उठाए ना बर्क साहब, उत्तर प्रदेश में बात करते, ये मुद्दा उठाए ना, ये सवाल पूछे ना, वो बात नहीं करना चाहते हो। ये एक मिनट रुक जाइए अतुल यादव जी, सर इतना उतावलापन ठीक नहीं है सर, रुक जाइए अतुल यादव जी, डिबेट के अलावा आप लोगों के अतुल यादव जी, अरे तो बर्क साहब अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर कैसे नहीं वो मुद्दा बनता है सर, कैसे नहीं वो मुद्दा बनता है? गजब बात कर रहे हैं। रुक जाइए अतुल यादव जी, बीच में मत बोलिए, रुक जाइए। देखता हूं देश के कुछ चैनल छोड़ दिए, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। ऑफिसर जो एजेंडा आता होगा हमें बैठा दिया जाता है। ये नहीं सोचते कि सर अगर आपको परेशानी है, आपको मुद्दा पहले ही बताया जाता है सर हमारी टीम की तरफ से। ऐसा नहीं है कि आपको बस लाके बिठा दिया जाता है, आपको मुद्दा बताया जाता है। अगर आपको इन विषय पर चर्चा करने में परेशानी है तो आप साफ तौर पर अपनी ना कर सकते हैं सर। लेकिन अभी रुक जाइए सर, आप बीच में इस तरह से इंटरप्ट मत करिए। रुक जाइए अतुल यादव जी, कोशिश करते हैं, रुक जाइए। क्या करते हैं, ऐसी बातें रखवाते हैं जिनका सर न पैर होता है। आप लोग चाहते हैं कि सुबह शाम यही आप बड़ा सर पैर वाली बातें कर रहे हैं। पहले प्रदेश में एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, दूसरी तरफ बर्क साहब ऐसा बयान दे रहे हैं। आपका चैनल, चलिए अब रुक जाइए अतुल यादव जी, अब सर इतना उतावलापन मत दिखाइए सर। आपने भी अपने बारे में बोला, दूसरी के बारे में भी सर आप बोल रहे हैं। चिकित्सा पे बात कर सकते हैं, नहीं सर रुक जाइए अतुल यादव जी, अगर आपको सुनाई दे रहा है सर। मैं बोल देता हूँ, मैं मुखरता से आपके चल रहे बोल देता हूँ। कई प्रवक्ता हमारे हो सकता, हमारी पार्टी का। ठीक है सर, बोल दिया आपने। ये समस्या ठीक है, चलिए अब चुप हो जाइए सर, अब चुप हो जाइए। विशाल उत्तर प्रदेश इतना बड़ा विशाल राज्य लग रहा है आज अतुल यादव जी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, खत्म ही नहीं हो रही है। रखवा दिया अतुल यादव जी, 8 से 9 के बीच में लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की क्या समस्याएं हैं। सर आपकी स्क्रिप्ट खत्म हो गई, कोशिश करते हो, खत्म हो गई आपकी स्क्रिप्ट, बचते हैं आप लोग, खत्म हो गई आपकी स्क्रिप्ट, खत्म हो गई आपकी स्क्रिप्ट। आज लग रहा है लंबी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। लोहिया साहब फटाफट सर आप अभी नहीं, बीच में एकदम नहीं अतुल यादव जी, बिल्कुल बीच में नहीं सर। लोहिया साहब अपनी बात सर आप विद इन 1 मिनट कंप्लीट करिए। हाँ अपूर्वा जी, ये बात तो इनको बिजली चोरों को समझानी चाहिए, जो बिजली चोरी करते हैं और उसके बाद में अधिकारियों को सीना चोरी दिखाते हैं। यही तो उत्तर प्रदेश में होता था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जो जाति, अरे भाई क्यों बीच में बोलते हो आप? सुन लीजिए, जो आप सर आपको ही सुन रहे हैं सर, जब से चर्चा शुरू हुई है मुझे लग रहा है आधे घंटे हमने सिर्फ आपको ही सुना है, लेकिन आपकी बात का कोई निचोड़ नहीं है सर, कोई सिर पैर नहीं है आपकी बातों का, कोई सिर पैर नहीं है आपकी बात का सर। मुझे चर्चा यहीं पर समाप्त करनी होगी। आपका दर्द ना, चलिए ठीक है, रुक जाइए अतुल यादव जी, बस करिए सर, आपको ही सबसे ज्यादा सुना है हमने, अब रुक जाइए
मैं तो चाहता हूं जनता सुने, चैनल को भी देखे ना कि रोज सुबह चलिए ठीक है अतुल यादव जी, बस सर बहुत हो गया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सर अब इससे ज्यादा मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगी सर, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन पाऊंगी सर, मैं इससे ज्यादा नहीं सुन पाऊंगी। सबसे ज्यादा मैंने आपको ही वक्त दिया है, आपको ही मैंने सुना है। बाकी मेहमानों से मैं माफी मांगना चाहूंगी जिनको मैं वक्त नहीं दे पाई या जिनसे मैं क्लोजिंग कॉमेंट नहीं ले पाई, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहां पर जिस तरह की ये बयानबाजी हुई है बर्क साहब की तरफ से, तो इस बहस का एक ही निचोड़ है कि यहां पर जो डर दिखाकर हक नहीं मिलता है, छीनना नहीं होता है। यहां पर जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ जो ये बर्क साहब ने ये कह दिया है ना कि कयामत का दिन आएगा तो फिर हम दिखा देंगे कि हमारी सरकार क्या कर सकती है, पहले भी इस तरह की बयानबाजियां खूब उनकी तरफ से हुई है। तो यहां पर उनको वो मुद्दे उठाने की जरूरत है जो इस वक्त मुसलमानों की असल में जरूरत है, ना कि उनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की जरूरत है, जो इस वक्त बर्क परिवार कर रहा है और बखूबी इन चीजों को वो करना जानते हैं। समाजवादी पार्टी भी खूब इसमें उतावली हो रही है। आज भी आपने देखा चर्चा में कि किस तरह से उनका उतावलापन नजर आ रहा है। कोई उनकी बात का कोई सिर पैर नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये उनको दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम असुरक्षित है, जबकि ऐसा नहीं है। योगी सरकार की तरफ से और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा था कि दोनों ही समुदाय शांति से रहें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, तो ही उत्तर प्रदेश में शांति बनी रहेगी। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।